वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं अनवर खुर्शीद साहब, तज्जियाकार हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, हमने काफ़ी बार बात की है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, पर अब थोड़ा सा इसको अलग करके अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस, मेरे हाल से बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे आपसे भी बात होती होगी कि जो के इलेक्ट्रिक के बिल की वजह से इतने परेशान हैं कि या तो बिल आते ही, एक ऐसी भी खबर आई थी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे कि उनको हार्ट अटैक हो गया था के इलेक्ट्रिक का बिल देखते ही। फिर ऐसे भी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि फिर हम के इलेक्ट्रिक का बिल भर देते हैं, फिर हम खाना पीना छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अपने खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती, उनको ये फिक्र होती है कि अगले महीने जब के इलेक्ट्रिक का बिल आएगा तो अपनी सैलरी के साथ साथ कहीं से कर्ज भी लेना होगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, 2-4 साल पहले ये होता था कि कोई भी जो शख्स काम करता था, नौकरी करता था या कारोबार करता था छोटा मोटा, तो वो अपना एक बजट बनाता था जी। बजट के अंदर मेन जो बात होती थी, हर शख्स की पहले ग्रोसरी की होती थी, और फिर अगर रेंट पे रहता है तो उसके रेंट की बात होती थी, और फिर वो छोटी मोटी चीजें, बच्चों की फीस हो गई और मुख्तलिफ चीजें। फिर उसके बाद आखिर में आता था कि जी यूटिलिटी बिल्स भी हैं, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत 200-300 रुपया गैस का बिल होता था, कुछ बिजली का बिल होता था, पानी का, ये मुख्तलिफ बिल होते थे। तो मुख्तलिफ बिल होते थे। तो वो गैस का या पानी का जो बिल है वो उसका आता था, तो उसको ऐसे रखा था कि परसेंटेज रखी जाती थी कि जाके आखिरी सैलरी के अंदर जो 10% है तो उसके अंदर से सारी यूटिलिटीज रखी जाती थी। अब एक शख्स है जिस कुमार है 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, या बहुत बड़ी बात हुई तो 30,000 रुपया, तो उसका जो बिल आ गया 17,000, 18,000, 12,000, 14,000, तो वो तो, और ये तो मैं वो वाली कोई थोड़ी सी जो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ ना, कि 50% उनकी जो इनकम है उसका 50% बिल आ गया। मगर कई ऐसी जगह है कि जहाँ पे उनकी इनकम के बराबर का या किसी जगह पे इनकम से ज्यादा का भी बिल आ गया, तो वो लोग तो परेशान हो गए। वो तो कहते हैं यानी कि एक तो दुनिया जो बात कर रही है वो तो उस चीज से परेशान हुई है कि लोड शेडिंग में बिजली आ नहीं रही। अगर फर्ज करें कि ये बिजली, जहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जिनमें 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें 4 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, 6 घंटे भी 25% होते हैं पूरे दिन के। तो 20 मिनिमम अगर 25% बिजली आप ना दे के भी आप इतना ज्यादा बिल देंगे, और उसके बाद आप बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जिंदगी अपनी कैसे गुजारेंगे, ये तो फिर वो क्या कहते हैं कि बैकवर्ड कंट्रीज में भी शायद ऐसा ना होता हो। और अगली बात ये है कि ये जो अभी हमने पिछले दिनों में टिकर चल रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे कुछ पोस्ट चल रही थी कि हमारे जो वजीर खजाना वो कहते हैं बिजली की थोड़ी सी रद्दो बदल हो रही है, कीमत में इजाफा नहीं हो रहा। अच्छा। कि जो 2-4-3-4 रुपए बिजली के रेट में जो नेपरा बढ़ा रही है, तो उसको वो जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे कबूतर जो है ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, हाँ। अब मुझे ये नहीं खाएगी, कि वो बिजली की रेट में इजाफा नहीं हो रहा 4 रुपए, बस तरह रद्दो बदल हो रही है। अल्फाज के साथ आप लोगों के पेट नहीं भर सकते, अल्फाज के साथ ना ही कोई हुकूमतें चलती हैं, ना ही अल्फाज के साथ जो रोजमर्रा की रूटीन चलती है, ना घरों के किचन अल्फाज के साथ चलते हैं ऊपर नीचे करने से। असल में लोगों की ये वेलफेयर को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं। मगर मसला यहाँ पे ये आ गया कि हुकूमत का भी अपना कसूर कोई नहीं है। बेचारे ये तो आए हुए हैं, वैसे उस पे बैठे हुए, क्या कहते हैं, ढाक पे बैठे हुए हैं, आज गए कल गए के तौर पे बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेड किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है तो किस तरह करना है, तो वो अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। अच्छा। तो अल्लाह करे ये वक्त भी अगले महीने पूरा हो जाएगा, 12-13 तारीख की रात को पूरा हो जाएगा ये वक्त भी इनका। फिर देखते हैं किस तरफ लेके जाते हैं, जो लेके जाने वाले हैं, जो भी लोग हैं जो कि हुकूमत को किसी तरफ लेके जाने वाले हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से उस शख्स को जो कि मैटर करता है। असल में यहाँ पे जो हमारी अवाम है 98% अवाम ऐसी है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कुछ लोग नारा लगाते थे कि 2% एलीट तकरीबन, या 2% जो अवाम है और 2% लोग हैं जो पाकिस्तान के, वो ही सब कुछ खा पी के बेकार मार जाते हैं। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, आज भी वही चीज चल रही है। ये 98% लोग जो
पिसे हुए हैं, तो उनको किसी तरह यानी कि इनको सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ रिलीफ दिया जाए। और जो आप कर्जा लेके खुश हो रहे हैं, जो आप रुपया $3 अरब मिल गया, यूएस से मिल गया, सऊदी अरब से मिल गया और ऊपर से IMF से 1.2 मिल गया, आप इससे खुश हो रहे हैं। खुश नहीं होना चाहिए, नदामत होनी चाहिए। ऐसे भाई घर में अब कोई शख्स है, वो घर में कोई भी एक घर का फर्द है, वो कोई गलत काम करके आता है तो एक दूसरे से छुपाया जाता है, महल्ले में छुपाई जाती है वो बात, तो वो नहीं है। और जब शादी होती है, खुशी होती है, कोई ऐसी होती है, तो फिर बत्तियां लगाई जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं। तो ये यानी कि एक ऐसा माता वाला काम करके कि कर्जा लेकर आके ये ढोल बजा रहे हैं कि वाह जी वाह जी वाह जी, हम कामयाब हो गए, हम IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लानत ऐसी कामयाबी पे कि जो आप अपने उस बच्चे को जो जिस दिन आपको कर्जा मिला उस दिन अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो मकरूज हो गया है, और वो मकरूज भी कई लाख का हो गया है एक बच्चा। तो वो आप उस बच्चे को मकरूज करके तो आप कह रहे हैं कि खुशियां के शादियाने बजा रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी गलत है। इनके पास विजन बिल्कुल कोई नहीं है, कुछ करने को नहीं है, वक्त गुजारा करने का। इनको चाहिए कुछ ऐसी चीजों में काम करें जो बड़ी बड़ी कहाँ से आप बैठ के सोचे तो सही, सोचते हैं, पता तो उनको है। अनवर खुशी साहब, एक पड़ोसी मुल्क ने कुछ अर्से पहले एक फिल्म बनाई थी, एक दिन का वो उनको पूरा मुल्क का चार्ज दिया गया था। एक हमारे बड़े अच्छे वहाँ के एक्टर हैं अनिल कपूर साहब, उन्होंने एक दिन में बुरा मतलब लोगों का बुरा हाल कर दिया और मुल्क को सुधार दिया। मतलब वो तो सिर्फ वो था कि मतलब वो सिर्फ बातें थी। पड़ोसी मुल्क आपको पता है कि सिर्फ इस तरह की अच्छी स्टोरियां बना सकता है, रियलिटी उसमें नहीं है। तो अगर कोई बेहतर हुकूमत आए तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 साल में कुछ बेहतरी हो जाएगी। नहीं, बेहतर 3-4 साल से भी कम वक्त में हो सकती है। बेहतर हुकूमत की जरूरत जी। असल में इनके जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको ये सोच नहीं है कि मुल्क को बेहतर करना है या मुल्क की अवाम को में खुशहाली लानी है। इनको सिर्फ हर वक्त अपनी जोड़ तोड़ की बात होती है कि मेरी हुकूमत बन जाए, इसको मैं तोड़ लूं, इसको मैं जोड़ लूं, उसका इधर आ जाए, उसके इधर आ जाए। इतनी कैलकुलेशन, इतनी जबरदस्त मैथमेटिक्स है ना, वो मेरे ख्याल से अल-ख्वारिज़मी और जो जितने भी मैथमेटिशियन जिन्होंने ये मैथ इजाद किया ना, वो तो बिल्कुल जीरो हो गए इनके सामने। ऐसी इनकी मैथ्स चल रही है। कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है कि इतने करोड़ में इतना, इतने अरब में इतना, इतने लाख में, इतने पाउंड में और इतने डॉलर में, इतने यूरो में, इतने युआन में किसको लेना है। तो उस तरह से करके इन्होंने अपनी वो तरतीब बनाई हुई है। इनका उस तरह विजन, इन्हें सोच ही नहीं है। जैसे कि आप वजीर तालीम हो तो वजीर तालीम का तो काम ये है कि उसको हर वक्त उसकी सोच में ये हो कि बच्चों को सिलेबस का क्या होगा, करिकुलम को कैसे लाएंगे, क्या किया जाए, फीसों के साथ क्या किया जाए, बच्चों को स्कूल कैसे लाया जाए। मगर जो वजीर तालीम होता है या वजीर बल्दियात होता है या वजीर खारजा भी होता है, इवन वो सारे उनकी सोच यही होती है कि जी हम पार्टी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने GP में हमने ये करना है, AK में हमने ये करना है, फिर हमने KP में ये इस तरह से हुकूमत को लाना है। यानी कि इनकी सोचें ही वहाँ पे, इनकी सोचें उस तरफ है ही नहीं है कि किस तरह से एक मुल्क को कैसे चलाना है। मुल्क को चलाने की जो उनकी सोच है वो ये है कि किस तरह से हुक्मरानी करनी है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम हुक्मरान हैं। हुक्मरान का मतलब होता है वो शख्स, वो वाले लोग जो कि हुक्म चलाते हैं, ऊपर बैठ नीचे से काम जो है ना खुद बहुत जो प्यादे होते हैं वो काम करते हैं, हुक्मरान ऊपर बैठे होते हैं, अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, बल्कि असल में ये होते हैं खादम होते हैं। ये अपनी मर्जी से आप जो जिस तरह नौकरी कोई कहीं करने जाते हैं तो अपनी मर्जी से, आपकी जरूरत होती है तो नौकरी करने जाते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप अपनी मर्जी होती है, आपकी मर्जी है तो आप जाएंगे, आप अपने नॉमिनेशन के पेपर जमा कराएंगे, आप पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी में जाके नॉमिनेशन अपने पेपर अपनी मर्जी जमा कराते हैं। कोई आपको गन पॉइंट पे लेके नहीं आता कि तुम ही वजीर बनोगे, तुम ही मशीर बनोगे, तुम ही वजीर आजम बनोगे। किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता। अच्छा अनवर खुशी साहब, एक जरा आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जितनी सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट इस तरह की देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। आज भी एक देखी मैंने कि गुर्बत के हाथों तंग होके या के इलेक्ट्रिक के बिल इतने ज्यादा थे कि लाइट कट जाएगी, बिल पे नहीं कर सकेंगे, इतने तंग हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी भी नजरों से ऐसी चीजें गुजरती होंगी कि वो जान की बाजी खुद तो हारते हैं, साथ अपने
بچے جو میرے حال سے ماں باپ کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کا دکھ، ان کی تکلیف، ان کے آنسو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کر دیتے ہیں کہ اور اذیت اور تکلیف کی زندگی وہ گزار نہیں سکتے. اب یہ جو معصوم جانیں اس طرح جا رہی ہیں تو ان کا جو خون ہے وہ کس کے اوپر جاتا ہے؟ یعنی کہ ان کی زندگی جو ختم ہوئی ہے، چاہے وہ غربت کی وجہ سے ہوئی ہے، چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے، یا چاہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے جن کو لگام نہیں دیا گیا، جن کی وجہ سے عوام اتنی پریشان ہوتی ہے. ہر کوئی اتنے مضبوط اعصاب کا نہیں ہوتا کہ ہر مشکل وقت سے لڑ سکے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے ہمارے معصوم لوگ ہیں، ان کا خون جو ہے وہ کس کے سر جائے گا؟ یہ تو جی انہی لوگوں کے ساتھ ان کا خون جاتا ہے نا جو اس کے ذمہ دار، اور ذمہ دار وہی اوپر سے چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، نیچے سے نہیں ہوتے. نیچے والے سارے کمزور ہوتے ہیں، وہ حکم کے غلام ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بجلی والے کی کے الیکٹرک کے بلنگ سیکشن میں بیٹھے ہوئے کہ کسی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو خود بیچارہ ملازم ہے. وہ تنخواہ بہت ہوا تو 30 35 40 50 ہزار اٹھاتا ہوگا، بہت ہو گیا تو وہ بھی ملازم ہے. اور اسی طرح جو ریڈنگ کرنے جاتے ہیں، میٹر ریڈر کیا ہوتا ہے؟ ہر میٹر ریڈر میں نے کہ کوئی بڑا وزیر نہیں بنتا، وہ ایک آدھی ہوتا ہے جو بن جاتا ہے. ویسے آپ میٹر ریڈر بیچارے میٹر ریڈر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو بلنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سب عام لوگ ہی ہوتے ہیں، عوام ہی ہوتی ہے، اسی طرح کے ہوتے ہیں. جن کی بلنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس ساری جتنا بھی جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کا ان پہ ہے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں. جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے غریب عوام کو ریلیف دینا ہے، اور جو ایسا متوسط طبقہ ہے اس کو کس طرح سے اس میں سروائیول کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا ہے، اور اس میں کوئی ایسے پلان بنانے ہیں، پلان بنا کے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو وہ نہیں کر پاتے. جو لوگ یہ نہیں کر پاتے وہ ہمارے الیکٹڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس، اور پھر اس کے بعد ہماری جو بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن، یہ 3 4 جو طبقے ہیں. اور ان کو نہ پوچھے، اگر عدلیہ ان کو نہیں پوچھتی تو پھر عدلیہ بھی شامل ہے. اگر عدلیہ کو چاہیے کہ کوئی سو موٹو کسی لحاظ سے کسی چیز پہ تو لے نہ کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے. تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو. اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو ان کو کر سکتے ہیں تو وہ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے جو بڑے ہمارے اوپر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جن کے پاس اختیارات ہیں اور اعلیٰ ترین اختیارات ہیں، اللہ معاف کرے لفظ بولنا، کن فیکون کرنے والے ایسے لوگ بھی ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے سر جاتا ہے اس شخص کا خون جس نے خودکشی کی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شو پہ. اور ناظرین، آج آپ نے ہمارا شو دیکھا اور اس پہ کے الیکٹرک کے حوالے سے، پھر اس حوالے سے کہ عوام کتنی زیادہ پریشان ہے. پھر یہ چیز کسی سے نہیں چھپی ہوئی، آپ کے آس پڑوس میں آپ کے جاننے والے یا جو آپ کے ملنے والے ہیں وہ یقیناً اس معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ذہنی مریض ہو چکے ہیں. آج پھر اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آواز جب تک سنی نہیں جاتی اور اس پہ عمل نہیں ہوتا، ہمارا کام ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ اسکرین پہ لے کے آئیں تاکہ ان کا بہتر حل نکل سکے. اپنی ہوسٹ اینشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.